है 11th एडिशन बुक में मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़, उसमें परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन इस वीडियो में हमने करना है। पॉइंट 2 है पेज नंबर 225 पे। फैक्ट्स बाय फैक्ट्स सेल फैसिमाइल मशीन। कंपनी है फैक्ट्स बाय फैक्ट्स। फैसिमाइल मशीन यानी कि फोटोकॉपी मशीन, फैक्स मशीन ये सेल करती हैं और दूसरा इक्विपमेंट। ऑन मे 10 द कंपनी परचेज फॉर द फर्स्ट टाइम अ न्यू प्लेन पेपर फैक्स मशीन मैन्युफैक्चर्ड बाय मित्सुई कॉरपोरेशन। तो ये जो फैक्ट्स बाय फैक्ट्स है ये खुद कुछ भी नहीं बना रही, ये एक जगह से ख़रीदती हैं फोटोकॉपियर, फैक्स मशीन्स और दूसरे ऑफिस इक्विपमेंट और इनको आगे कस्टमर्स को बेच देती है। मे 10 को इन्होंने एक मैन्युफैक्चरर जिसका नाम है मित्सुई कॉरपोरेशन, उनसे इन्होंने प्लेन पेपर फैक्स मशीन ख़रीदी है फर्स्ट टाइम। और ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं इनकी मई और जून की वो फॉलोइंग हमें दी हुई हैं, मे 10, 23, 24, 9, 19 और 22। इंस्ट्रक्शन ए पार्ट, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन्स इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट बाय फैक्ट्स। द कंपनी यूजेज अ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हमने ये सारी ट्रांजेक्शन जो ऊपर दी हैं 6 ट्रांजेक्शन, इनका जर्नल बनाना है। सिस्टम हमने यूज़ करना है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, यानी अप टू डेट रिकॉर्ड, सारी ट्रांजेक्शन साथ साथ रिकॉर्ड होंगी। हमने उसी तरह जो फॉर्मेट है जनरल जर्नल का वो बनाया। डेट एक्सप्लेनेशन, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है मे 10 की ट्रांजेक्शन है, परचेज्ड P500 फैसिमाइल मशीन्स ऑन अकाउंट फ्रॉम मित्सुई कॉरपोरेशन एट अ कॉस्ट ऑफ $560 ईच। पेमेंट इज ड्यू इन 30 डेज। ये जो P500 है फैसिमाइल मशीन यानी फोटोकॉपियर मशीन, तो ये उसका मॉडल है P500। और कितनी मशीन्स हमने खरीदी हैं फोटोकॉपी मशीन्स? 5 दानी खरीदी। ऑन अकाउंट का मतलब क्रेडिट पे ली है, यानी कि हमने जो 5 मशीन खरीदी हैं मित्सुई कॉरपोरेशन से उनके पैसे अभी तक हमने नहीं दिए। कॉस्ट, क्या कीमत है, किस कीमत पे हमने ख़रीदा है? $560 ईच। ये जो ईच का वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें, यानी कि एक की कीमत, 5 हमने खरीदी है, एक की कीमत $560 है। पेमेंट इज़ ड्यू इन 30 डेज़। 30 दिन आपका टाइम आपको दिया हुआ है उन्होंने कि 30 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दें। तो जनरल जर्नल हमने बनाना है। हमने एसेट ख़रीदा, ये फैसिमाइल मशीन हमारे लिए एसेट है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर सिंपल पहले वाली एंट्री करे होते तो हम फैसिमाइल मशीन एसेट को डेबिट करते और अकाउंट पेबल, क्योंकि पैसे नहीं दिए, अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देते। लेकिन क्योंकि एक मर्चेंडाइजिंग कंपनी है, इसने ये मशीन अपने इस्तेमाल के लिए नहीं ली, खुद यूज़ नहीं करनी, इसलिए इसको इन्वेंट्री कहा जाएगा। इन्वेंट्री वो चीज़ होती है जो इसलिए ख़रीदी जाए ताकि उसको आगे बेचना हो। तो ये जो फैसिमाइल मशीन है अगर ये अपने यूज़ के लिए ली होती तो हम यहाँ पे फैसिमाइल मशीन या ऑफिस इक्विपमेंट लिख देते जिसकी कैटेगरी में आता है। लेकिन क्योंकि इसको अपने यूज़ के लिए नहीं बल्कि आगे बेचने के लिए लिया है, तो वो चीज़ जिसको आप इसलिए ख़रीदें ताकि आपने आगे उसको बेचना है, तो वो आपकी इन्वेंट्री कहलाती है, चाहे वो जो भी आइटम हो, आप उसको इन्वेंट्री का नाम दोगे। तो हमने इन्वेंट्री एक एसेट है उसको डेबिट किया और अकाउंट पेबल को क्रेडिट किया। दूसरा एक फ़र्क तो ये हो गया इसमें और पहले वाली एंट्रीज़ में। दूसरा फ़र्क ये है कि अकाउंट पेबल के साथ आपने लाजमी मस्ट है आपने उस कंपनी का नाम लिखना है जिसको आपने ये पैसे देने हैं। किससे हमने ख़रीदा है? मित्सुई कॉरपोरेशन से, हम उसका नाम लिखेंगे। क्या फ़ायदा होगा इसको लिखने का? फ़ायदा ये होगा कि एक ही नज़र में देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो पैसे हमने देने किसको देने? मित्सुई कॉरपोरेशन को देने। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? 5 मशीन्स खरीदी थी, एक की कॉस्ट 560 थी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 560, ये स्टार जो है मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। 5 है, 560 एक की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो हमने ख़रीदी है ये $2800 की ख़रीदी, तो हमने 2800 रिकॉर्ड कर लिया। एक्सप्लेनेशन, परचेज्ड 5 फैसिमाइल मशीन्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मित्सुई कॉरपोरेशन। तो एंट्री में आपने फैसिमाइल मशीन का नाम नहीं लिखा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर दिया कि जो हमने इन्वेंट्री खरीदी है ये क्या है? फैसिमाइल मशीन्स है और इसको हमने क्रेडिट पे लिया। नेक्स्ट, May 23rd, sold 4 P500 फैसिमाइल मशीन्स ऑन अकाउंट टू फोस्टर एंड कोल स्टॉक ब्रोकर्स। सेल प्राइस $900 पर मशीन। पेमेंट इज़ ड्यू इन 30 डेज। अब ये जो आपने ख़रीदी थी 5, इसमें से आपने 4 को May 23rd को सेल कर दिया। ख़रीदा भी अकाउंट पे था क्रेडिट पे, अब बेच भी रहे हैं क्रेडिट के ऊपर। किसको बेच रहे हैं? फोस्टर एंड कोल स्टॉक ब्रोकर्स एक कंपनी है। अच्छा, परचेज़ आपने किया था $560 पे और अब सेल कर रहे हैं $900 में। तो ये जो डिफरेंस नज़र आ रहा है इसको आप समझ रहे हैं कि ये किस चीज़ का डिफरेंस है? से परचेज़ प्राइस और सेल प्राइस का। ऑब्वियसली मर्चेंडाइजिंग कंपनी किस तरह से पैसे कमाती है? परचेज़ और सेल प्राइस के डिफरेंस से। ख़रीदा 560 में लेकिन बेचेगी 900 पे, तो जो दरमियान का है वो उसका प्रॉफिट होगा। पेमेंट कितने दिनों में करनी है? 30 दिनों। एंट्री किस तरह से होगी? क्योंकि हमने सेल की है, ठीक है, और पैसे तो हमें नहीं मिले, मिलने वाले,
तो जो पैसे मिलने वाले होते हैं उसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, वो डेट सेट है, जब आता है तो डेबिट करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल को हमने डेबिट किया, जैसे हम अकाउंट पेबल में नाम कंपनी का लिख रहे थे किसको पे करना है, वैसे अकाउंट रिसीवेबल में भी कंपनी का नाम लिखना मस्ट है कि जो पैसे मिलने वाले हैं वो किससे मिलेंगे, फोस्टर एंड कोल से। क्यों मिलेंगे, क्योंकि हमने इनको चीज़ें बेची हैं, तो हम क्रेडिट कर देंगे सेल के वर्ड को। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस लाजमी जो वर्ड यूज़ करता है अपनी ट्रांजैक्शन में वो सेल का करता है, कि हमने सेल्स की है इतने की और हमें जो है पैसे मिलने वाले हैं। पैसे अमाउंट किस तरह से आएगी, 4 आपने मशीन सेल की है, एक को 900 में बेचा है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 900 तो आ जाएगी 3600 अमाउंट। तो आपको जो सेल करने के पैसे मिलेंगे वो 3600 होंगे। सोल्ड 4 फैसिमाइल मशीन्स ऑन क्रेडिट टू फोस्टर एंड कोल। ये हो गई परचेज की ट्रांजैक्शन, ये हो गई सेल की। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को देखते हुए एक चीज़ और माइंड में आती है कि जब हम इन्वेंट्री खरीद रहे हैं उसको डेबिट कर रहे हैं, जब उसको सेल कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ख़रीदने से इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, बढ़ रही है, तो सेल करने से ये कम भी तो होगी। तो इन्वेंट्री एक एसेट है, जब कम होगा तो उसको क्रेडिट भी तो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसी पर्पज़ के लिए हम एक और एंट्री करेंगे इसी डेट मई 23 को, जिसमें हम इस इन्वेंट्री का क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे कि बिल्कुल हम सेल कर रहे हैं, हमारी सेल्स हो रही है, लेकिन हमारी सेल्स की वजह से हमारी इन्वेंट्री कम हो रही है, क्रेडिट हो रही है। इसी डेट को मई 23 को हम एक और एंट्री करेंगे जिसमें हमने इस इन्वेंट्री को क्रेडिट करना है। और जो चीज़ हम डेबिट कर रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने कहा था कि जब इन्वेंट्री एक एसेट यूज़ हो जाता है तो हम इसको एक्सपेंस बना देते हैं। वो एक्सपेंस का नाम क्या है, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस। तो हमने इन्वेंट्री एसेट को यूज़ किया, इसको क्रेडिट कर दिया, और एक्सपेंस इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर दिया। अब अमाउंट कैसे आएगी, इससे पहले अमाउंट कैसे आई थी, इसमें 4 हमने बेची थी, 901 की कीमत थी, हमने 4 और 900 को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल ली। लेकिन अब हम अमाउंट किस तरह निकालेंगे, यही 4 जो हम बेच रहे हैं, अब हमने जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहे हैं कि कॉस्ट, हम जो इन्वेंट्री बेच रहे हैं वो हमने कितने में ख़रीदी थी। हमने इसको ख़रीदा था 560 में एक को। तो अब हम ये जो 4 हमने बेचे हैं, इन 4 को 900 से नहीं बल्कि इस 560 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो हम बेच रहे हैं इन्वेंट्री वो हमने कितने में ख़रीदी थी, $2240 में। तो आप देखें कि हम बेच रहे हैं उसको 3600 में उन 4 आइटम्स को, लेकिन उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ी थी, 2240। एक्सप्लेनेशन आपने लिखी, ट्रांसफ़र कॉस्ट ऑफ फैसिमाइल मशीन्स फ्रॉम इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री बेच रहे हैं जब, तो उसकी कॉस्ट को इन्वेंट्री से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये शो करेगा कि जो एसेट है ये हमारा बिक गया है और हमने साथ इसकी कॉस्ट यानी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमेशा जब भी आप सेल करेंगे आपने ये 2 एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री में आपने सेल रिकॉर्ड करनी है सेल प्राइस पे मल्टीप्लाई करके, दूसरी एंट्री में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करनी है कॉस्ट पे मल्टीप्लाई करके। तो ये परपेचुअल है इसलिए इसमें साथ साथ रिकॉर्ड होता है, लेकिन जब हम पीरियोडिक करेंगे उसमें सिर्फ एक एंट्री होगी, ये वाली, ये पहली, उसमें ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो पीरियोडिक है। वो कहते हैं कि मैं साल के आखिर में कॉस्ट रिकॉर्ड कर लूँगा, साथ साथ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज एडिशनल 7 P500 फैसिमाइल मशीन्स ऑन अकाउंट फ्रॉम मित्सुई कॉरपोरेशन, कॉस्ट 560 पर मशीन थी, पेमेंट 30 डे में। दोबारा अब आपने मज़ीद परचेजिंग की है, वही फैसिमाइल मशीन 7 दानी और ख़रीदी हैं उसी मित्सुई कॉरपोरेशन से, एक की कॉस्ट वही जो पहले थी 560, पेमेंट आपने फिर 30 दिन के अंदर करनी है। सेम एंट्री जो हमने पहले की थी, इन्वेंट्री टू अकाउंट पेबल, सेम एंट्री इन्वेंट्री टू अकाउंट पेबल। कितने यूनिट्स लिए, 7 लिए, एक की प्राइस 560 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 560 3920 अमाउंट हो गई। एक्सप्लेनेशन सेम, परचेज फैसिमाइल मशीन्स ऑन अकाउंट फ्रॉम मित्सुई कॉरपोरेशन। तो परचेज के वक्त दोबारा से सेम एंट्री होगी। जून 9 को पे कर दिए $2800 कैश मित्सुई कॉरपोरेशन को फॉर द फैसिमाइल मशीन्स परचेज्ड ऑन May 10। वो जो May 10 को ये स्टार्ट में ये जो परचेजिंग की थी, ये जो अकाउंट पेबल थे, इसको कह रहे हैं हमने पे कर दिए, ये 2800 हमने पे कर दिए, अकाउंट पेबल पे कर दिया, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएंगे मित्सुई कॉरपोरेशन के, कैश क्रेडिट हो गया, सेम 2800 अमाउंट पेड अकाउंट पेबल। तो इसका मतलब है कि जो हम इससे पहले एंट्रीज करते आए थे उसमें और इस परपेचुअल में फ़र्क क्या है, बाकी एंट्री सेम है, सिर्फ परचेज और सेल की एंट्री में फ़र्क है। परचेज की एंट्री में क्या फ़र्क है कि आपने एसेट की जगह इन्वेंट्री का वर्ड डेबिट करना है, अकाउंट पेबल या रिसीवेबल के साथ आपने जो है कंपनी का नाम लिखना है। दूसरा फ़र्क ये कि जब आप सेल कर रहे होते हैं तो आपने सेल का वर्ड एक एंट्री में यूज़ करना है और दूसरे में आपने इन्वेंट्री को क्रेडिट करके उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है और इसको कॉस्ट पे मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल इसमें ये फ़र्क है।
जून 9 के बाद जून 19, सोल्ड 2 P500 फैसिमाइल मशीन्स टू ट्राई स्टेट रियलिटी फॉर कैश, सेल प्राइस 950 पर मशीन। अब वो जो 7 हमने ख़रीदी थी यहाँ लास्ट यहाँ पे, इसमें से 2 हमने दोबारा सेल कर दी। अब किसको सेल किए? ट्राई स्टेट रियलिटी एक और कंपनी है, लेकिन उन्होंने हमें कैश पेमेंट कर दी है। कितने में सेल की? हमने 950 में एक मशीन को सेल किया। एंट्री क्या बनेगी? सेल्स क्रेडिट, कैश मिल गया, कैश डेबिट। अमाउंट किस तरह आएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाई 950। 2 बेची हैं, एक की कीमत 950 है, तो 1900 टोटल अमाउंट आ गई। एक्सप्लेनेशन, सोल्ड फैसिमाइल मशीन्स ऑन कैश टू ट्राई स्टेट रियलिटी। अगर अकाउंट पे बेचा होता तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल आता। ठीक है। दूसरा, जून 19 को दोबारा हमने सेल है, तो 2 एंट्रीज। एक और एंट्री क्या शो करेगी कि सेल की वजह से इन्वेंट्री कम हो गई है, इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री क्रेडिट होने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट किया, क्योंकि इसकी कॉस्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। अच्छा, 2 आपने यूनिट बेचे, ख़रीदे कितने में थे? 560 में। 2 इंटू 560 तो 1120 आ जाए। आपने एक्सप्लेनेशन लिखी, टू ट्रांसफ़र कॉस्ट ऑफ फैसिमाइल मशीन्स फ्रॉम इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वही एक्सप्लेनेशन। तो सेल के वक्त हमेशा 2 एंट्रीज होंगी, एक सेल प्राइस पे मल्टीप्लाई होगी और दूसरी कॉस्ट यानी जितने पे हमने ख़रीदा था उस पे मल्टीप्लाई होगी। लास्ट ट्रांजेक्शन जून 22, कलेक्टेड 3600 फ्रॉम फोस्टर एंड कोल इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑन May 23। May 23 को जो क्रेडिट पे सेल की थी, May 23 की ट्रांजेक्शन ये है। ये जो सेल की थी हमने क्रेडिट पे 3600 की, अकाउंट रिसीवेबल जो थे ये रिसीव हो गए। तो अकाउंट रिसीवेबल रिसीव हो गए, क्रेडिट हो गए, कैश डेबिट हो गया 3600। ठीक है, रिसीव्ड अकाउंट रिसीवेबल। तो ये क्वेश्चन हो गया। जहाँ भी परपिचुअल की बात होगी तो आपने सेल के वक्त 2 एंट्री करनी है, परचेज के वक्त 1 एंट्री करनी है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। बी पार्ट है इसका। बी पार्ट पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन थी, पोस्ट द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल एंट्रीज टू इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर अकाउंट लाइक द वन ऑन पेज 198। आपकी बुक में पेज नंबर 198 पे सब्सिडरी लेजर का, इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। उसी तरह का हमने सब्सिडरी लेजर बनाना है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है? जर्नल एंट्रीज से। सब्सिडरी लेजर मैंने आपको बताया क्या होता है। इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर का मतलब है एक ऐसा लेजर जिसमें एक खास इन्वेंट्री में बहुत कुछ आएगा, एक खास आइटम की सारी डिटेल आपने लिखनी है। कितने में ख़रीदा, कितने में बेचा, किस डेट को, और कितना अभी आपके पास मौजूद है, वो रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं आइटम का नाम। आइटम था मित्सुई P500 फैसिमाइल मशीन। ठीक है। डिस्क्रिप्शन उसकी क्या है? प्लेन पेपर फैसिमाइल मशीन है। लोकेशन हमें नहीं पता कि कहाँ पे मौजूद है, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। हेडिंग ज़रूर देनी है, ब्लैंक छोड़ देंगे। प्राइमरी सप्लायर कौन है, जिससे हम, कौन सी कंपनी है जिससे हम ज़्यादातर ये ख़रीदते हैं? मित्सुई कॉरपोरेशन। हमें और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई। सेकेंडरी सप्लायर, अगर इसके पास आउट ऑफ स्टॉक हो तो फिर किससे लेंगे? ये भी हमें मेंशन नहीं हुआ। एक ही सप्लायर का नाम है तो हम नन लिख देंगे। इन्वेंट्री लेवल, मिनिमम और मैक्सिमम, कम से कम हम कितने रखते हैं और मैक्सिमम कितना? कम से कम हम ऑब्वियसली 1 यूनिट रखते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे। मेन पार्ट इसका है, 3 कॉलम इसमें होते हैं, 4। पहला डेट का होता है, उसके अलावा 3 कॉलम है परचेज्ड, सोल्ड, बैलेंस। कितनी फैसिमाइल मशीन्स हम किस किस डेट को ख़रीद रहे हैं वो लिखेंगे, कितनी बेच रहे हैं, और बैलेंस का मतलब है हमारे पास कितनी बचती हैं। जो परचेज कॉलम है उसके 3 हिस्से होंगे, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल। कितनी यूनिट्स मतलब कितने नंबर ऑफ मशीन्स हम खरीद रहे हैं वो लिखेंगे। यूनिट कॉस्ट, एक की क्या कीमत है जिस पे हम खरीद रहे हैं, टोटल प्राइस क्या बनती है। फिर सोल्ड में यूनिट, यूनिट कॉस्ट और टोटल। टोटल की जगह यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर दोबारा यहाँ पे सोल्ड में हमने लिखना है कितने यूनिट्स हम बेच रहे हैं, एक की क्या कीमत थी, और टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आती। बैलेंस, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और बैलेंस। किस तरह करेंगे? सबसे पहले जो है ये हमने कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है? एंट्री से। एंट्री में आते हैं, सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास थी May 10 की। May 10 को हमने ख़रीदे थे 5 यूनिट्स, एक को हमने लिया था 560 का। तो हम लिखेंगे यूनिट्स में May 10 डेट, यूनिट्स में लिखा 5, यूनिट कॉस्ट $560, एक की कीमत 560। टोटल कितने पैसे बने थे? दोबारा से उसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर देंगे या जर्नल एंट्री से अमाउंट ले लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 560, 2800 बन गए। अब ये पहला दिन है जब हमने ख़रीदा है May 10 को। तो इस दिन जैसे हम लेजर में करते थे, सिंपल लेजर में पहला बैलेंस सेम उसी तरह आएगा। 5 यूनिट्स हमारे पास पड़े हैं, एक की कॉस्ट 560 थी, बैलेंस में हमारे पास 2800 है, तो टोटल हमने 2800 की ख़रीदे। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किस डेट को थी? May 10 के बाद May 23 को थी। May 23 को हमने सेल कर दिए, कितने? 4।
कितने में सेल किया है, 900 में एक को सेल किया, लेकिन हमारा कंसर्न सेल प्राइस से नहीं होता, ठीक है। इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर में हमने सेल प्राइस को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करना। हमने लिखा May 23 डेट, सोल्ड के कॉलम में आ जाएंगे क्योंकि सेल हो रही है। सोल्ड के कॉलम में कितने यूनिट्स बेचे हैं, 4 यूनिट। कॉस्ट की बात हो रही है, सेल प्राइस की नहीं हो रही। हमने कॉस्ट लिखनी है कि हम जो ये 4 बेच रहे हैं हमने कितने में ख़रीदा था, हमने 560 में एक को ख़रीदा था, तो हम 560 लिखेंगे। 4 और 560 को मल्टीप्लाई किया तो 2240 अमाउंट बन गई, ठीक है। इसमें सिर्फ ये ख्याल करना है कि इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर सेल प्राइस से कंसर्न नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड होती है, तो इसलिए आपने कॉस्ट ही लेनी है। अब बैलेंस का मतलब है पहले हमारे पास 5 मौजूद थे, हमने उसमें से 4 बेच दिए, तो 5 में से 4 माइनस हो जाएंगे, तो 1 यूनिट बच गया। कॉस्ट वही 560 थी, वही लिख ली। 1 और 560 को मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस आई अमाउंट $560। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुई थी, May 23 के बाद May 24 को हुई थी। इस वक्त हमने क्या किया था, हमने जो है दोबारा से इन्वेंट्री ख़रीदी थी, 7 यूनिट्स ख़रीदे थे, एक की कीमत 560 थी। दोबारा हमने May 24 डेट लिखी, परचेजिंग कर रहे हैं तो परचेज के कॉलम में यूनिट्स 7 ख़रीदे हैं, एक की कीमत 560 थी, मल्टीप्लाई किया, टोटल अमाउंट आई 3920। फिर से बैलेंस निकालना है। अब बैलेंस देखिए, पहले कह रहे हैं कि एक आपके पास पहले से मौजूद है, 5 थे, 4 बेच दिए, एक रह गया, अब 7 और ख़रीद लिए, 7 और 1 प्लस हो जाएंगे, कितने हो गए, 8 हो गए। कॉस्ट वही 560 है, 8 और 560 को मल्टीप्लाई किया तो 4480 बैलेंस हो गया। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन May 24 के बाद June 9 है। अब देखें June 9 को ना कुछ परचेज हो रहा है ना सेल, अकाउंट पेबल सिंपली पे कर रहे हैं, तो ये इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर में रिकॉर्ड नहीं करना। इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर में सिर्फ इन्वेंट्री की खरीद और फरोख्त रिकॉर्ड होगी, June 9 नहीं रिकॉर्ड होगा। June 19 में क्या हो रहा है, June 19 में जो है हम सेल कर रहे हैं जी, तो ये रिकॉर्ड होगा। हम सेल कर रहे हैं कितनी, 2 मशीन्स, एक को हम 950 पे सेल कर रहे हैं, तो June 19 की हमने रिकॉर्ड की, सेल के कॉलम में यूनिट्स लिखे 2। कॉस्ट दोबारा से सेल प्राइस से हमारा कंसर्न नहीं है, कॉस्ट से है, 560 भी को ही ख़रीदा था तो उसी को लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1120 टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई। बैलेंस पहले से 8 मौजूद थे, 2 हमने बेच दिए, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितने बचे, 6 बचे। कॉस्ट वही 560 है, 6 और 560 मल्टीप्लाई किया तो $3360 बन गया। इसके नीचे आप यहाँ पे डबल लाइन लगाएंगे, डॉलर साइन लिखेंगे, ये शो कर रहा है कि May 10 से लेके June 19 तक आपने सारी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, कितनी खरीदी, किस किस डेट को, कितनी बेची, और अब जो June 19 आखिरी डेट है उस वक्त आपके पास कितने आइटम्स पड़े फैसिमाइल मशीन के, 6 पड़े, कितने में ख़रीदा था, एक को 560 में, टोटल कितने की मौजूद है, $3360 की आपके पास 6 फैसिमाइल मशीन्स मौजूद हैं। तो इस इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर से आप किसी भी डेट पे आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास कितने आइटम्स मौजूद हैं, कितने नहीं हैं। क्या फ़ायदा होगा इसका सबसे बड़ा, अब आपने जो है ऑर्डर देना है दोबारा से फैसिमाइल मशीन्स का, तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन लोगे, सब्सिडी लेजर देखेंगे, June 19 को 6 हमारे पास मौजूद हैं, तो आप देखोगे कि हमारे कितने ऑर्डर आते हैं ज़्यादातर। तो आप अगर कहते हो कम ऑर्डर आते हैं तो फ़िलहाल ये 6 काफ़ी हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो आप और ज़्यादा परचेजिंग करोगे ताकि आपका जो इन्वेंट्री लेवल है वो कम ना हो, कभी भी आपके पास शॉर्टेज ना हो। तो ये हो गया इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर। इसी तरह हमने फैसिमाइल मशीन का बनाया, इसी तरह हम फैक्स मशीन का अलग बनाएंगे, हम पेपर का अलग बनाएंगे, हम प्रिंटर का अलग बनाएंगे, हर आइटम का इसी तरह अलग अलग लेजर बनता है जिसको कहते हैं इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर। सी पार्ट है इसका सवाल का, हाउ मैनी मित्सुई P500 फेस्टिवल मशीन्स वर इन इन्वेंट्री ऑन May 31। 31 मई को इन्वेंट्री में P500 के कितने यूनिट्स मौजूद थे, फ्रॉम व्हाट अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिड वी ऑब्टेन द आंसर, और हमें किस रिकॉर्ड से पता चलेगा ये आंसर। तो हम आते सब्सिडरी लेजर में, सिंपली 31 मई को पूछ रहे हैं, ये मई 23 है, ये 24 है, उसके बाद जून है, तो ऑब्वियसली 31 मई का यहीं से पता चलेगा। 31 मई तक हमारे पास कितने आइटम्स मौजूद हैं फैसिमाइल मशीन्स के, 8 मौजूद हैं, तो हमने आंसर दिया ऑन May 31 8 मित्सुई P500 फैसिमाइल मशीन्स वर इन इन्वेंट्री। 31 मई को 8 आइटम्स जो है वो मौजूद थे। कहाँ से, इसका दूसरा पार्ट है, कहाँ से पता चला ये आंसर, हमें इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर से पता चला, जिसने हमें बिल्कुल एक ही नज़र में देख के यूनिट्स ऑन हैंड यानी कितने यूनिट्स पड़े हैं उसकी डिटेल हमें बता दी एक ख़ास डेट पे। तो अगर हम सब्सिडरी लेजर ना बताते तो जर्नल एंट्रीज से ये इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। सब्सिडरी लेजर ने बहुत आसानी कर दी है कि एक ही नज़र में आप एक क्लिक के ऊपर डेट सिर्फ आपने लिखी और आपको पता चल गया कि कितने आइटम्स जो है वो